इलेक्शंस में लगे 1 लाख करोड़ रुपए, विपक्ष अभी से कर रही है इसका विरोध। क्यों बीजेपी इतना पीछे पड़ी है वन नेशन वन इलेक्शन के? क्या सच में ये बिल इतना बुरा है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। हर इंसान का वोट है उसका हक। हम सारे ऐसे कई नारे सुनते हैं जहां ये बोला जाता है कि अपने वोट को इस्तेमाल करिए, अपनी सरकार खुद चुनिए। पंचायत से लेकर लोकसभा, हर जगह हमें मौका मिलता है अपनी सरकार चुनने का। अब आप जब वोट डालने जाते हैं तो ये सोच के जाते होंगे कि किस पार्टी ने क्या मुद्दा रखा है, कौन सी पार्टी क्या वादे कर रही है, फ्यूचर किसके हाथ में ब्राइट दिख रहा है। और ये हम आसानी से कर भी लेते हैं क्योंकि हर इलेक्शन अलग होते हैं। स्टेट के अलग, लोकसभा के अलग, म्यूनिसिपैलिटी के अलग, और जितने भी छोटे मोटे होते हैं सब अलग अलग होते हैं। पर अगर आपको कोई ये बोल दे कि अब से छोटे और बड़े से बड़े सारे इलेक्शन साथ में होंगे, तो आप क्या सोच के वोट देंगे? अब जो वो हर दूसरे महीने वोट होते थे वो नहीं होंगे, एक बार होंगे और सबके एक साथ होंगे। शायद सुनने में किसी को थोड़ा मज़ेदार फंडा लग रहा हो, है ना, कि भाई एक बार में ही काम ख़त्म, बार बार वोट नहीं देना पड़ेगा। पर किसी को शायद ये कन्फ्यूजिंग लग रहा हो कि भाई एक बार में कैसे? हर स्टेट का अलग पॉलिटिकल इशू होता है, एक साथ सबको कैसे टैकल करेंगे? ये बस कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये भ्रम मैं आपका दूर करता हूँ और आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ वन नेशन वन इलेक्शन से। वन नेशन वन इलेक्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंडिया के जितने भी इलेक्शंस हैं, लोकसभा, स्टेट असेंबली, पंचायत और जितने भी छोटे मोटे इलेक्शन, वो सब एक साथ एक ही टाइम पे होंगे। मतलब एकदम एक साथ भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा सरकार की माने तो उनका कहना है वो चाहते हैं कि जब भी इलेक्शन हो उसके 100 दिन के अंदर अंदर ही सारे इलेक्शन हो जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि किसी स्टेट के इलेक्शन किसी एक महीने में होते हैं, उसी और दूसरे स्टेट्स के किसी और महीने में। जैसे कि इस साल हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शन हुए और अगले साल दिल्ली और बिहार के इलेक्शंस हैं। और ऐसा नहीं है कि ये साथ में है, दिल्ली के फरवरी में और बिहार के नवंबर के आसपास है। तो जो ये सिस्टम है ना कि किसी स्टेट के इलेक्शंस किसी साल के किसी महीने में और दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन किसी और साल में, इस सिस्टम को गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है। अब उसके पीछे रीजंस तो काफ़ी हैं, आएंगे, हम उन पे भी आएंगे। पर उससे पहले कुछ और बातें हैं जो इस वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हैं, पहले थोड़ी उन पर नज़र डाल लेते हैं। ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इस पॉलिसी की बात लगभग 50s से चली आ रही है और बीच में तो इम्प्लीमेंट भी किया गया था। लोकसभा और विधानसभा के एक टाइम पे इलेक्शन एक साथ में होते थे, जैसे कि 1951 और 52 के बीच में, 1957 में और 1962 और 67 में। पर बाद में कई प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी। शेड्यूल्स की प्रॉब्लम, बीच टेन्योर में सेंट्रल गवर्नमेंट का टूट जाना, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब कई दिक्कतें थीं, जिसकी वजह से बीच बीच में बार बार इलेक्शन करवाने पड़ रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन का विचार पहली बार 60s के दशक में आया था, जब कुछ लीडर्स ने इसकी तरफ ध्यान दिया और सोचा था कि देश की उन्नति के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस बिल को और भी समर्थन 70s में मिला था, जब एक कमेटी ने सजेस्ट किया कि अगर इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज़ किया जाए तो देश की राजनीति को सुधारा जा सकता है। पर वापस वही होने लगा, इधर उधर कुछ आपत्तियाँ दिखाई गई, कोई माना कोई नहीं माना, जिसकी वजह से ये बिल रिजेक्ट हो गया। 83 में फिर एक बार यही बिल प्रपोज हुआ था, पर उस समय कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया। सालों के बाद 2019 में जब आर्टिकल 370 हटा, तब मोदी सरकार ने एक नारा उठाया, शायद आप में से कई लोगों को याद भी होगा, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन और वन नेशन वन फ्लैग। तो तब से इसकी बातें चले जा रही थी। 2 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने रामनाथ कोविंद, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, को बुलाया और उन्हें कहा कि ये जो टॉपिक है वन इलेक्शन वाला, इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई जाए। मतलब कि इसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, जैसे कि कितना बजट लगेगा, कितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट करने में, क्या इसके फ़ायदे रहेंगे, वगैरह वगैरह, जो कि एक बेटर आइडिया दे सके इस बिल का। और ये सारी रिपोर्ट बनाने का जिम्मा किस पर था? हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट पर, जिसकी वजह से इस रिपोर्ट को कोविंद कमेटी रिपोर्ट भी बुलाया जाता है। लगभग 4 महीनों के बाद ये रिपोर्ट रेडी हुई और फिर रिविजन्स के बाद मार्च 2024 में ये सबमिट कर दी गई। अब और 6 महीने बाद 18 सितंबर 2024 में फाइनली इस बिल पर एक मोहर लगाई गई, एक्सेप्टेंस की मोहर। हाँ, यूनियन कैबिनेट इस बिल को अप्रूव कर चुकी है, जिसका मतलब है कि यूनियन कैबिनेट ने कह दिया है कि हमें इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। अब कंफ्यूज मत होइएगा, एक्सेप्ट कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि इम्प्लीमेंट मतलब लागू भी हो गया है। अभी लागू नहीं हुआ है। अभी बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो इस पर काम कर रही है और शायद अगले इलेक्शंस तक ये शुरू भी हो जाए। और अगर मीडिया की बात सच है तो विंटर पार्लियामेंट सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन के बिल को इंट्रोड्यूस भी किया जा सकता है। पर उसी ओर विपक्ष अभी से इस बिल के खिलाफ दिखाई दे रहा है। कई पार्टीज़ ने ओपनली कहा है कि कैसे वो इस बिल को पास नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ वोट करेंगे। अब बात आती है कि क्या सच में इस बिल में कोई प्रॉब्लम है, या विपक्ष सिर्फ इस बिल के इसलिए खिलाफ है क्योंकि ये बिल सेंट्रल गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है। ये कोई झूठ नहीं है कि राजनीति में जब दो पार्टीज एक दूसरे का विरोध करती हैं
तो वो दूसरे के लिए हुए डिसीजंस पर आपत्ति डालेंगी ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है और क्यों ये पहले हटा था। अब देखिए, मैं कुछ इसके प्रोज और कॉन्स को पॉइंट आउट करूंगा और इन प्रोज और कॉन्स को बताते वक्त मैं किसी भी पार्टी की साइड नहीं लेने वाला। मैं चाहता हूं कि इसे आप ध्यान से सुनिए और खुद बताइए कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन आना चाहिए या नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि एनडीए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे सपोर्ट में है, खास करके बीजेपी ने कई फायदे पॉइंट आउट किए हैं, उन्हें आसान भाषा में ज़रा इधर समझते हैं। सबसे बड़ा और मुख्य रीज़न है कॉस्ट सेविंग। एक ही वक्त पर इलेक्शंस होने से बार बार इलेक्शन कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशंस दोनों का खर्च काफ़ी कम हो जाएगा, जैसे कि पोलिंग स्टाफ की सैलरीज, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और इलेक्शन मटेरियल्स की खरीद। अगर हम बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल को पढ़ें तो उसमें लिखा है कि कुल मिलाकर 5 सालों में जो अलग अलग इलेक्शंस होते हैं उसमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए लगते हैं, जो कि सोसाइटी या देश के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर इसका आधा भी बचे तो उन पैसों से देश के लिए कितना कुछ कराया जा सकता है। उसी ओर अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो अगले इलेक्शंस के टाइम पर सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए लगेंगे, रैलीज और कैंपेन्स की अमाउंट को हटा के। ये अमाउंट सिर्फ इलेक्शन प्रोसेस की इन्वॉल्वमेंट की बात करता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये अमाउंट पहले अमाउंट के आधे का आधा भी नहीं है, जो कि आगे चल के इंडिया की डेवलपमेंट में यूज़ हो सकता है। इस बार के इलेक्शंस में ये नोटिस किया गया कि इंडिया की काफ़ी यूथ वोट डालने आए ही नहीं, जिसका मतलब है कि युवाओं का इलेक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। अगर वन नेशन वन इलेक्शन लगेगा तो लोगों का और युवाओं का वोटिंग में इंटरेस्ट बढ़ेगा, वोटर्स के अंदर भी जागरूकता बढ़ेगी कि वो जाएं और अपनी सरकार चुनें। लोगों के लिए बार बार वोट डालने से ज़्यादा आसान होगा कि एक बार में जाकर ही वोट डालाएं। जब बार बार इलेक्शन की बात नहीं होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंपेन्स, रैलीज की चिंता कम होगी, जिसकी वजह से वो एक्चुअल कॉजेस जो देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उन पर फोकस कर पाएंगी, जैसे कि डेवलपमेंट, ग्लोबल रिलेशन, एम्प्लॉयमेंट, लॉज आदि। इससे वोटर्स को अपने इश्यूज़, अपनी दिक्कतें दिखाने का मौका मिलता है। अब देखो, ये जो बार बार फालतू के टॉपिक उठाए जाते हैं जैसे कि धर्म, जात, इन सब से काफ़ी लोग दुखी हैं। पर अब आप खुद ही सोचिए कि ये टॉपिक क्यों उठते हैं? सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए ना। अगर बार बार इलेक्शन नहीं होंगे तो जो मेन चैलेंजेस हैं उन पर फोकस किया जाएगा। लॉन्ग टर्म गवर्नेंस से पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिलता है जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का इम्पैक्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर नेगेटिव होता है, जबकि साइमल्टेनियस इलेक्शन से ये इशू कम होता है। इलेक्शन प्रेशर एक मेन बड़ा कारण होता है देश की डेवलपमेंट की रुकावट का। हर कुछ महीने बाद राज्य या केंद्रीय सरकार चुनावी मोड़ पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से पॉलिसीज़ को लागू करने में देरी होती है। एक साथ चुनाव होने से गवर्नमेंट के लिए लंबे समय तक एक हर्डल फ्री इन्वायरमेंट रहेगा, जो कंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अच्छा होगा। इलेक्शन कंडक्ट करना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर इलेक्शंस एक साथ होंगे तो इलेक्शन कमीशन और स्टेट अथॉरिटीज़ को सिर्फ एक बार के लिए ही प्रिपरेशन करनी होगी। इससे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन भी कम होगा। हाँ, ये भी सच है कि इसके लिए काफ़ी स्टाफ, वोटिंग बूथ, सिक्योरिटी की ज़रूरत भी पड़ेगी, पर हर बार इन चीज़ों पर ध्यान रखने से अच्छा है कि एक बार में ही सब हो जाए। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देश को एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और इससे गवर्नेंस और डेवलपमेंट के प्रोसेस को भी स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, जो आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के कुछ चैलेंजेस भी हैं जिसे हम समझेंगे, और शायद ये आपको भी एक आइडिया दे कि विपक्ष इसके खिलाफ आखिर है तो क्यों है। भारत स्टेट का एक यूनियन स्ट्रक्चर है जहां राज्यों को अपनी पॉलिसीज़ और इलेक्शंस में आज़ादी मिलती है। अगर सब इलेक्शंस एक साथ होने लगेंगे तो स्टेट इश्यूज़ और रीजनल रिप्रेजेंटेशन का ख्याल रखना मुश्किल हो सकता है। इससे कुछ लोकल इश्यूज़ को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। आसान भाषा में अगर समझाऊं तो आपने देखा होगा कि अभी कश्मीर में इलेक्शंस हुए और इसमें हर पार्टी ने अलग अलग मुद्दे पकड़े हैं, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आर्टिकल 370। अब ये मुद्दा क्यों पकड़ा उन्होंने? इसलिए पकड़ा क्योंकि ये जम्मू एंड कश्मीर में लगा था और उसी स्टेट में अब इलेक्शन हुए हैं, तो जिस स्टेट को जो मैटर अफेक्ट करता है उसे मुद्दा बनाया जा सकता है। पर अगर सारे इलेक्शन साथ होने लगे तो हर स्टेट के जो अपने मुद्दे होते हैं, चाहे छोटे हों या बड़े, उन्हें तो अनदेखा कर दिया जाएगा और उनकी आवाज़ दबी रह जाएगी। एक ही दिन पर एक से ज़्यादा इलेक्शन होने से वोटर्स को कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। लोगों को अलग अलग कैंडिडेट्स और पार्टीज़ के बारे में सही तरीके से जानने में दिक्कत आ सकती है कि कौन क्या करने जा रहा है, किसका क्या मोटो है, क्या मैनिफेस्टो है। एक टाइम पर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेना
और समझना सबके लिए आसान नहीं है, खास करके रूरल एरिया में जहां आम जनता को कोई बताने वाला ना हो। उन्हें तो जो बस आसपास में सुनने को मिलेगा वो उसी हिसाब से चल देंगे। मल्टीपल इलेक्शंस के लिए एक वक्त पर कैंपेन करना भी पार्टीज़ के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हर स्टेट का अलग मुद्दा होता है। अगर एक ही टाइम पे इलेक्शंस होंगे तो पार्टीज़ के लिए मुश्किल हो जाएगा हर स्टेट को जाकर टारगेट करना। फॉर एग्जांपल, कांग्रेस में राहुल गांधी हैं, अब वो रायबरेली से लड़ते हैं तो वो उधर जाएंगे अपना कैंपेन करने, है ना। पर एज द मेन फेस ऑफ कांग्रेस उनकी ये जिम्मेदारी भी होगी कि वो और भी स्टेट में जाएं और कैंपेन करें। पर एक टाइम पर हर जगह होना पॉसिबल तो है नहीं, और उन पार्टीज़ के लिए तो खासकर जिनके पास एक दो बड़े चेहरे हैं, और वो एक टाइम पर हर जगह तो नहीं हो सकते। मल्टीपल इलेक्शंस को ऑर्गेनाइज करना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, पोलिंग बूथ्स का सेटअप और स्टाफ की एलोकेशन में काफ़ी चैलेंजेस आ सकते हैं। कोई छोटी सी गड़बड़ी भी गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती, और इतनी सारी जगहों पर हैवी सिक्योरिटी देना मुश्किल है। चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं पर कैजुअलिटीज़ हों, और अगर बाई चांस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विपक्ष तो हमला बोलेगा ही, विपक्ष का तो काम ही है। पर आम जनता का वोट भी वेस्ट चला जाएगा। अब इसे शायद एक रियल दिक्कत तो मैं नहीं बोल सकता, पर हाँ, रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। हो सकता है आप में से कई लोगों को एक रियल दिक्कत लगे और कई को ना लगे। बाकियों को तो छोड़िए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके इम्प्लीमेंटेशन में ये है कि विपक्ष खुद ही इसे नहीं लगने देगी। अब आप बोलेंगे कि भाई तुझे कैसे पता कि नहीं लगने देगी, तूने फ्यूचर देखा है क्या? मैंने फ्यूचर तो नहीं देखा, पर इनके बयान देखे हैं, और अभी से ही जो कड़वाहट, नाराज़गी दिखाई जा रही है वो साफ साफ दिखाती है कि वो इस बिल के खिलाफ वोट करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें समझाती है या कन्विंस करती है। फिलहाल के हालात को देखकर तो नहीं लगता कि वो वैसे मानेंगे। एक बड़ा चैलेंज जो मैंने लास्ट के लिए रखा था वो है कि वन नेशन वन इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे लीगल फ्रेमवर्क्स में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, और फिर इसे स्टेट असेंबलीज़ के पास भी भेजना पड़ेगा। ये वैसे तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये 50s और 60s में 4 बार हो चुका है, लेकिन तब भारत में स्टेट्स की संख्या और वोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी कम थी। तो इसे अब लागू करने में सिर्फ अपोजिशन, ऑटोनॉमी, कैंपेन के चैलेंजेस ही नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा, शायद से आप में से काफ़ी लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया भी हो। एक दिक्कत और है जिसे अब मैं दिक्कत बोलूँ या नहीं पता नहीं, क्योंकि इस दिक्कत का समाधान अभी से ही निकाल दिया गया है। कई लोगों का कहना है कि अगर बीच में ही किसी स्टेट में जो गवर्नमेंट थी वो गिर गई, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही गिर गई, तब फिर क्या होगा। चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करता, आसानी से समझाता हूँ। आप सोचिए कि ये वन इलेक्शन वाला बिल पास हो गया और 2029 से शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि 2029 से 34 तक चलेगा। अगर बाई चांस दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 2029 में बनी, बट फॉर सम रीजंस ये सरकार 2034 तक नहीं टिक पाई और 2031 में ही गिर गई, तब क्या होगा। तो कोविंद रिपोर्ट में इसका भी एक सोल्यूशन है। कहा गया कि अगर मानिए बीच में सरकार गिर गई, दिल्ली वाला ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानिए 2031 में सरकार गिर गई, तो फिर उस समय पे इलेक्शंस करवाए जाएंगे। पर जैसे कि नॉर्मली होता है कि सरकार 5 साल रहती है, तब सरकार 5 साल नहीं रहेगी। 2031 में जो भी सरकार इलेक्ट होगी वो 2034 तक होगी। मतलब उसे 2034 में जब पूरे देश में इलेक्शंस हो रहे होंगे, तब उसे फिर से इलेक्शंस में खड़ा होना होगा। अगर वो जीत गई तो एक बिल्कुल नया टेन्योर शुरू होगा, और अगर नहीं जीतती तो दूसरी पार्टी जो भी जीतेगी वो अपना टेन्योर शुरू करेगी। आप में से कईयों को ये अटपटा लग रहा होगा, बट कईयों को सही भी। तो देखिए, हमने जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हो सकते थे आपको सारे बताने की कोशिश की है। ये पॉलिसी परफेक्ट नहीं है, पर बुरी भी नहीं है, और शायद हम किसी पॉलिसी के परफेक्ट होने की उम्मीद कर भी नहीं सकते, क्योंकि अंत में ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्हें ये अच्छी लगेगी और जिन्हें ये बुरी। अभी से ही इसे लेकर रिएक्शंस काफ़ी मिक्स्ड आए हैं, सिर्फ विपक्ष से ही नहीं पर आम जनता से भी। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने अभी से ही अपनी नाराज़गी दिखाई है, और उसी ओर कुछ लोग जो पैसों को ध्यान में रख रहे हैं उनको ये अच्छी लगी। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं। और अगर आप कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहते हैं या आपको कोई और अल्टरनेटिव लगता है जो अच्छा रहेगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।